चलो जी, अच्छा गुड इवनिंग। आज स्पेसिफिक पर्सनल रीजन की वजह से लेक्चर आधे घंटे से लेट चालू है, 4 की जगह 4:30, जिसका आपको इंटीमेशन मुझे देना पड़ा टेलीग्राम के ऊपर, माफ़ी चाहता हूँ। यस, बट इस बात की खुशी है कि विद इन टाइम अपन अपना फास्ट ट्रैक खत्म कर रहे हैं। इस बात की मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है जीवन में। और फास्ट ट्रैक में आज क्या बाकी है? सबसे पहले हम लोग को आज जो डिडक्शन के छोटे मोटे सेक्शन बाकी है वो कंप्लीट करना है। इसके बाद हमें एएमटी और अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम करना है, मतलब अपना कंटेंट वाला पार्ट खत्म। याद होगा तो डिडक्शन के क्वेश्चन आंसर करने बाकी है, टीडीएस के क्वेश्चन आंसर करने बाकी है, और इन दो के भी क्वेश्चन आंसर करने बाकी है। तो क्वेश्चन आंसर की सीरीज पूरी एक साथ पकड़ेंगे और एक साथ निपटाएंगे। यस और नो? इसके अलावा हमें क्या कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम भी करना है? यस सर, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम भी हमें करना है, राइट? तो चलिए शुरुआत करते हैं। यस, चलिए शुरुआत करते हैं। तो डिडक्शन आ रहा है, मेरे को याद आ रहा है, मेरे को बिल्कुल याद आ रहा है कि आपको एक सेक्शन पूछना है 80TTA, सेविंग बैंक अकाउंट, सीनियर नॉन सीनियर। जल्दी बोलिए, सीनियर नॉन सीनियर। नॉन सीनियर कितना डिडक्शन मिलेगा? एक्चुअल और 10,000 विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलेगा। 80TTB, सीनियर सिटीजन ऑन डिपॉजिट्स, एक्चुअल और 50,000 विच एवर इज 80GGB, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट, कैश में पे करने का नहीं। 100% डिडक्शन मिलेगा। इंडियन कंपनी को छोड़ के अदर एसएससी डिडक्शन लेंगे 80GGC, कलर का 80U, यूनिकली एबल्ड, याद आ रहा है क्या? यूनिकली एबल्ड कितना रिडक्शन मिलेगा? 75,000 या फिर 1,25,000, याद आ रहा है मालिक आपको? अच्छा, 75,000 या 1,25,000 का आपको डिडक्शन मिलेगा। 1,25,000 का डिडक्शन मिलेगा अगर डिसेबिलिटी सीवियर डिसेबिलिटी है। तो प्रॉब्लम में नहीं दिया है सीवियर है कि नहीं है, नॉन सीवियर मान लेंगे। 80DD, 75,000, 1,25,000, डिपेंडिंग अपॉन सीवियर और नॉन सीवियर। ब्रदर कवर होता है क्या? ब्रदर कवर है, सिस्टर कवर है, मतलब ब्रदर भी कवर है और सिस्टर भी कवर है। पापा 80DDB, स्पेसिफाइड डिजीज, एक्चुअल और 40,000 विच एवर इज लोअर। लेकिन अगर सीनियर सिटीजन रहा तो एक्चुअल और विच एवर इज, ठीक है। अच्छा जी सर, फाउंडेशन का क्लास कब से होगा? बेटा 1 मार्च। फिर 80 ना GGA, साइंटिफिक रिसर्च, रूरल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड, 100% अलाउड इज रिडक्शन। E, इंटरेस्ट या प्रिंसिपल फॉर डैश असेसमेंट ईयर। वाइफ का एजुकेशन चलेगा क्या? मेरे पुत्र का एजुकेशन चलेगा क्या? बेटी का एजुकेशन चलेगा क्या? मैं जिसका लीगल गार्डियन है उसका भी चलेगा क्या? 80 EEB, व्हीकल शुड बी, लोन शुड बी पास बिटवीन 2023, कितने तक का रिडक्शन मिलेगा? एक्चुअल और विच एवर इज 80D, मेडिकल इंश्योरेंस चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम चलेगी, अप्रूव्ड स्कीम चलेगी, प्रिवेंटिव चेकअप चलेगा। मैंने प्रिवेंटिव चेकअप से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, मिल गया जवाब? कौन सा क्वेश्चन था मॉड्यूल में एक क्वेश्चन? अरे एवरीबॉडी, देखा नहीं नालायक तूने? सच बोल, झूठी गई की झूठलडी औरत, नहीं देखी ना तूने? हाँ, किसने देखा? ईमानदारी से बोलो, किसी ने देखा? देखा ही नहीं, वाह बढ़िया। अच्छा, लिंक ही नहीं मिली,
ऐसे तो दोस्त बहुत भेजते, बड़ा लिंक पे क्लिक हो जाता, पर तेरे को लिंक नहीं मिली। नहीं, दोस्त ने भेजा तो बराबर लिंक पे क्लिक हो जाता, सेव हो जाता फोल्डर, राइट क्लिक करके डाउनलोड ऑल, बराबर है ना, ऑल MP4 फाइल्स डाउनलोडेड। यस, बताइए। तो एक बच्चे ने देखा, ऑनलाइन देखा है, जल्दी बता भाई तेरे को क्या मिला? 5000 इन टोटल। तो 5000 पेरेंट्स के लिए अलग और 5000 अपने लिए अलग, इन टोटल। परफेक्ट, बढ़ो आगे, बढ़ो आगे। 80 QQB लमसम मिली तो एक्चुअल और 3 लाख विच एवर इज लोअर, अदर देन लमसम मिली तो मैक्सिमम RRB एक्चुअल और 3 लाख विच एवर इज लोअर, याद है? हाँ, आणखीन आ जा बेटा, नोट्स देख, फटाफट चीजों को हाईलाइट करेंगे जो सेक्शन हो गए और निपटाते चलेंगे एक एक सेक्शन को। ATTTA असेस शुड बी इंडिविजुअल, HUF सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर का इंटरेस्ट एक्चुअल और 10,000 विच एवर इज लोअर। देन GGB इंडियन कंपनी दे रही है किसको बेटा? पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल ट्रस्ट, 100% शुड नॉट बी पेड इन कैश। TTB सीनियर सिटीजन रेसिडेंट इंटरेस्ट और 50,000 विच एवर इज लोअर। ATGGC एनी assessee other than Indian company to political party 100% should not be paid in cash. इंडिविजुअल रेसिडेंट जो सर्टिफाइड होगा डिसेबिलिटी के लिए 75,000 1,25,500, 75,000 1,25,500। यस। 80DD इंडिविजुअल HUF बीइंग रेसिडेंट या तो मेडिकल ट्रीटमेंट कराओ या तो उनके नाम से डिपॉजिट कराओ, और इट शुड प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ एन्युटी और लमसम इन द इवेंट ऑफ डेथ और अटेंडिंग द एज ऑफ 60 ईयर और मोर। 80DD में एक अमेंडमेंट आया है। अब आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवाएं, उनके नाम से डिपॉजिट करवाएं, या आप एन्युटी या लमसम स्कीम में दे जिसमें उनकी डेथ पे पैसा मिल सकता है, या जैसे ही वो 60 इयर्स भी अचीव करते हैं तो पैसा मिल सकता है। ऐसी कोई स्कीम में भी आपने पैसा डाला तो 80DD में डिडक्शन मिलेगा। 75,000 1,25,500। यस। इफ डिपेंडेंट बीइंग डिसेबल, जो डिसेबल व्यक्ति है, प्री डिसीजेस द इंडिविजुअल, देन अमाउंट डिपॉजिटेड वुड बी ट्रीटेड एज डीम्ड इनकम। मान लीजिए जिसके नाम से आप डिपॉजिट कर रहे हैं वो पहले गुजर गया, तो जिसने डिपॉजिट किया है उसके हाथ में क्या मान ली जाएगी? इनकम। हाउएवर सच डीमिंग प्रोविजन वुड नॉट अप्लाई टू अमाउंट रिसीव्ड बाय डिपेंडेंट बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी बिफोर हिज डेथ बाय वे ऑफ लमसम और एन्युटी अंडर द स्कीम। यही पैसा जिसके नाम से आप डिपॉजिट कर रहे हैं उसको मिल गया तो ये अमाउंट टैक्सेबल नहीं है। 80EEB इंडिविजुअल लोन लेता है परचेस ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए, फाइनेंशियल या बैंक NBFC 2023 से पहले, तो 1,50,000 और एक्चुअल इंटरेस्ट पेड विच एवर इज लोअर। यस। इसके नीचे एक मस्त इंटरेस्टिंग डेफिनेशन हमने पढ़नी चाहिए। इलेक्ट्रिकल व्हीकल मीन्स अ व्हीकल पावर्ड एक्सक्लूसिवली बाय एन इलेक्ट्रिकल मोटर whose transaction energy is supplied exclusively by transition battery installed by in the vehicle and has such electric regenerative braking system which during the braking provides conversion of vehicle's kinetic energy into electrical energy। इत्तू सा भी नहीं समझ में आया ना क्या बोला? ये हमारे को कॉमर्स से साइंस में घुसा दिया। काइनेटिक एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सर क्या डेफिनेशन याद रखनी है? हाँ, पर इसमें याद क्या रखना है ये सुनो, इतने भारी वर्ड आपके काम के नहीं है। जिस कंसेप्ट पे आपको इंस्टीट्यूट घुमाएगा वो ये है, एक्सक्लूसिवली बाय इलेक्ट्रिकल मोटर। क्वेश्चन आपको देगा, बताइए एसएससी के पास हाइब्रिड व्हीकल है, कैन ही टेक द बेनिफिट? आंसर इज नो। द बेनिफिट इज अवेलेबल ओनली टू प्योर ईवी एंड नॉट हाइब्रिड। तो ये चीज कैची है जो आपको डेफिनेशन में लर्न करनी चाहिए। समझ में आ रही बात? तो डेफिनेशन लर्न नहीं करना, आपको लर्न ये करना है कि ओनली इलेक्ट्रिकल व्हीकल चाहिए, ये प्योरली 100% इलेक्ट्रिकल व्हीकल चाहिए। देयर इज नो बेनिफिट अवेलेबल इन केस ऑफ हाइब्रिड व्हीकल। देयर इज नो बेनिफिट अवेलेबल इन केस ऑफ हाइब्रिड व्हीकल। नेक्स्ट 80DDB, अगर एसएससी इंडिविजुअल HUF रेसिडेंट है, इंडिविजुअल HUF क्या है बेटा? रेसिडेंट। यस। एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, अदर देन सीनियर सिटीजन एक्चुअल और 40, सीनियर सिटीजन
1 लाख और एक्चुअल विच एवर इज लोअर। रिलेटिव्स के अंदर में माए बाप भाई बहन 20 बच्चे। 80 जीजीए एनी एसएससी नॉट हैविंग पीजीवीपी इनकम रिसर्च एसोसिएशन को दे रहे हो, रूरल डेवलपमेंट को दे रहे हो या नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट को दे रहे हो। 100% अलाउड एज डिडक्शन प्रोवाइडेड 2000 रुपए के ऊपर का अमाउंट कैश में पे करने का नहीं। यस, नो विड्रॉल ऑफ डिडक्शन इवन इफ अप्रूवल इज विड्रॉन। मान लीजिए मैंने जिसको डोनेशन दिया था उसका अप्रूवल सरकार ने विड्रॉ कर दिया, क्या मुझे डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। यस, किसी के आने या जाने से मेरा डिडक्शन थोड़ी ये कम हो जाएगा। वाह, ये पढ़िए और जरा समझाइए क्या लिखा है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये पढ़िए और समझाइए लिखा क्या है। इतना सभी समझ में आया लिखा क्या है? सुनिए, देखिए है क्या, मैं जिसको डोनेशन दे रहा हूं ही हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सबमिट अ स्टेटमेंट टू गवर्नमेंट, उसको गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कितने लोगों से उसे क्या मिला है, डोनेशन। एट द सेम टाइम ही मस्ट ऑल्सो इशू मी अ सर्टिफिकेट कि विजय तूने इतना डोनेशन दिया है। सो देयर आर टू प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने जिस ऑर्गेनाइजेशन को क्या दिया है, डोनेशन दिया है, ही हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सबमिट अ स्टेटमेंट टू गवर्नमेंट कि मेरे को कितनों से मिला है। एट द सेम टाइम ही इशूज अ सर्टिफिकेट टू विजय दैट विजय तूने इतना डोनेशन दिया है। नाउ व्हाट दे आर सेइंग, इफ द अदर पार्टी फेल्स टू सबमिट द इंफॉर्मेशन आई विल नॉट गेट डिडक्शन। कलर का उसने अपना काम ढंग से नहीं किया, मुझे बेनिफिट मिलने वाला। उसने अपना काम ढंग से नहीं किया, मुझे बेनिफिट मिलने वाला। फॉर रिमूवल आउट इट इज हियरबाय डिक्लेयर्ड दैट द क्लेम ऑफ द एसएससी फॉर डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस सेक्शन in ROI shall be allowed on the basis of information relating to such sum furnished by pay to the prescribed income tax department। मुझे डिडक्शन तभी मिलेगा जब सामने वाला अपना क्या भर दे, रिटर्न। तो सामने वाले ने अपनी जिम्मेदारी निभाई तो मुझे बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब आपको इसके ऊपर क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछेंगे? आपको क्या किया जाएगा प्रभु? आपको बोला जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपको बोला जाएगा पहले ऐसा कोई डोनेशन दिया है, suppose if the donation is given and the payee did not submitted the statement or there was a delay in submitting the statement, will you get deduction? आपका आंसर आना चाहिए नो। तो ऐसा सवाल ए सवाल बी करके आपको देंगे। सर कहां पूछा जाएगा? मैं एक बार आपको फिर से रिकॉल कर दूं, डीटी का पेपर कितना आता है याद होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरी कितने मार्क्स के लिए, 14। बचे हुए कितने क्वेश्चन आते हैं, 3। ये 3 भी कितने के आते हैं, 14। सॉल्व कितने करने हैं, यानी 2। ये जो 14 मार्क के थर्ड नंबर का क्वेश्चन रहेगा ना, मेरे को स्ट्राइक करता है उसमें आएगा। याद रखिए आपका 8-8 के 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, 6-4-6 का एक सीरीज हो, 6-6 एंड बैलेंस का एक सीरीज हो सकता है। किसी भी तरीके से आपका 14 मार्क का सीरीज बन सकता है, ये बात फिक्स है। क्वेश्चन नंबर 1 विल ऑलवेज बी ऑफ कंप्लीट 14 मार्क्स। ये पूरा 14 मार्क्स का एक साथ होगा। एग्जामिनर को कभी दया आ गई तो शायद वो 8 और 6 कर दे, बट आप मान के चलो कि पहला क्वेश्चन तो वो अपना कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम से ही रिलेटेड आएगा। तो ये मैक्सिमम आपको क्या पूछ सकते हैं, 3 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। एक ये पूछ लेंगे, दूसरा वो पूछ लेंगे, खत्म काम। नेक्स्ट 80E, इंडिविजुअल रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट पेड इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। यस, इंटरेस्ट पेड इज ओनली अलाउड एज डिडक्शन, नॉट द प्रिंसिपल अमाउंट। स्पाउस का चलेगा, चिल्ड्रन का चलेगा, टू हुम असेसीज गार्डियन उनका चलेगा। देन देयर कम्स 80D, इंडिविजुअल एंड HUF। बाकी सब कोई भी मोड में पे करो अदर देन कैश। सिर्फ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऐसा है जो कैश में भी पे कर सकते हैं, अदर देन कैश भी पे कर सकते हैं। खुद का प्लस स्पाउस का प्लस डिपेंडेंट चिल्ड्रन का एक्चुअल 25 विच एवर इज लोअर, पेरेंट्स का एक्चुअल 25 विच एवर इज लोअर, सीनियर सिटीजन के लिए एक्चुअल 50,000 विच एवर इज लोअर। ये सब हम कल पढ़ चुके हैं, सिर्फ रिविजन कर रहा है हाईलाइट वाला पॉइंट, क्योंकि मेरा पीडीएफ कल ओपन नहीं हो रहा था, आपको याद हो तो। यस, किसके लिए लगेगा? भाई बहन कवर नहीं है इस सेक्शन में, बाकी सब कवर है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का मैक्सिमम डिडक्शन फॉर असेसी एंड हिज फैमिली टोटल मिला के कितना मिलेगा, 5,000। कल हमने यही क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, इन सब का मिला के मैक्स 5,000 है।
एक्सपेंसेस ऑन वेरी सीनियर सिटीजन 30 कट कीजिए 50,000. डन. अच्छा जी, याद करो कल हमने बात की थी, अगर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है, राइट, मान लो 3 साल के लिए, तो क्या पॉलिसी का प्रीमियम भी आप पोर्शन करना पड़ेगा ओवर 3 इयर्स. बहुत बढ़िया. ये 2 सेक्शन है जो कल हमने पढ़े नहीं थे, आज हम पढ़ने वाले हैं. दोनों सेक्शन के ऊपर लग चुका है सनसेट क्लॉज. आपको पता है हम ओनली वही चीज रजिस्टर में लिख रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये 2 बुक से पढ़ेंगे, 80EE और 80EE. पहले पढ़ना चाहिए हमने 80EE, पहले ये सेक्शन आया था. सेक्शन पे ऑलरेडी सनसेट क्लॉज लग चुका है और इसमें अब कोई नया डिडक्शन मिलने वाला नहीं है. सेक्शन क्या कहता है? होम लोन का डिडक्शन ओवर एंड अबाउट 24B. 24B में IOBC का डिडक्शन मिलता था. एसओपी है तो मैक्सिमम अप टू 2 लाख और 30,000. नॉन एसओपी है, दैट इज एलओपी या डीएलओपी है तो अनलिमिटेड. कलल का अब आता है क्या म्हणता है कि 16-17 में अगर किसी ने लोन लिया था, 16-17 में किसी ने लोन लिया था तो डिडक्शन आज भी मिल रहा है. आज इसमें कोई नया डिडक्शन, इस पर ऑलरेडी सनसेट क्लॉज लग चुका है. सनसेट क्लॉज का मतलब सूर्य ऑलरेडी अस्त हो चुका है, सिर्फ जो एक शाम वाली सुबह होती है ना जहां दिखता रहता है सब कुछ, वो आज भी चल रहा है और ये चलता रहेगा. कब तक के? जब तक के लोन पूरा रिपे नहीं हो जाता. ठीक है. सो कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी, लोन शुड बी टेकन फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. हाउस का प्रॉपर्टी का वैल्यू 50 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए. लोन का वैल्यू 35 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए. लोन का वैल्यू कितने से ऊपर नहीं होना चाहिए? 35 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए. लोन शुड बी सैंक्शन बिटवीन 2016 एंड 17. मतलब ऑलरेडी ये बहुत ओल्ड हो चुका है. एन एसएससी डू नॉट ओन एनी रेसिडेंशियल हाउस एज ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन. एसएससी के पास कोई अदर घर नहीं होना चाहिए एज ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन. क्लियर है मालिक? अच्छा जी, अगर ऐसा होता है तो कितना डिडक्शन मिलेगा? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड और 50,000 विच एवर इज लोअर. अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड और 50,000 विच एवर इज लोअर. क्लियर है? तो आज इसमें कोई बेनिफिट, आज इसमें कोई बेनिफिट नहीं है. इसके अंदर में बेनिफिट जा चुका है. सिर्फ जिसी ने 16-17 में किया होगा उसको बेनिफिट होगा, अदरवाइज नहीं. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. इस सेक्शन की अपार सफलता के बाद, इस सेक्शन की अपार सफलता के बाद आपको 80EEA ऐड हुआ इन द ईयर 2019, जिसको अगेन 2019 से लेकर 22 तक के एक्सटेंड कर दिया गया. दिस इज ओवर एंड अबाउट 24B. 24B तो मिलेगा, ये भी मिलेगा. एसएससी इंडिविजुअल होना चाहिए. इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ऑन लोन बोरोड फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. एडिशनल बेनिफिट एक्चुअल इंटरेस्ट और 1,50,000 विच एवर इज लोअर तक का मिल सकता है. एक्चुअल इंटरेस्ट और 1,50,000 विच एवर इज लोअर का बेनिफिट मिल सकता है. लोन शुड बी टेकन फ्रॉम बैंक और अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. स्टैम्प वैल्यू डज नॉट एक्सीड 45 लाख. लोन इज सैंक्शन बिटवीन 2019 to 2022. यस और नो? तो एक बात आप समझ चलिए, आपका प्रीवियस ईयर 1/4/2022 से चालू हो रहा है, मतलब दोनों भी सेक्शन ऑलरेडी क्या हो चुके हैं? सनसेट क्लॉज. हाँ, बैकडेटेड कॉन्सेप्ट के साथ आपको पूछ सकते हैं कि एक लोन इस तारीख को लिया था, इससे रिलेटेड इंटरेस्ट इतना है, आपको रिडक्शन मिलेगा क्या? आंसर आना चाहिए यस. हाँ, जो हमने कल नहीं पढ़ा था, 80C मुझे बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट है. दूसरी बात, सर क्या ये 80C की जो इतनी बड़ी लिस्ट होती है याद रखना है? हाँ सर, मतलब हाँ सर, लेकिन हाँ, तो आपको ये याद रखना है. अब सेक्शन कहता क्या है, जरा ध्यान से सुनिए, बहुत इजी है. अरे यार बहुत ज्यादा इजी है, इतना सेक्शन इजी है, मैं तुमको क्या बताऊं. 80C, C फॉर कंट्रीब्यूशन इन वेरियस स्कीम. एसएससी कौन होना चाहिए? कैसे सी? एसएससी शुड बी इंडिविजुअल HUF. मे बी रेसिडेंट, मे बी नॉन रेसिडेंट, मे बी रेसिडेंट, मे बी नॉन रेसिडेंट.
सर करना क्या है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कहां? इन अप्रूव्ड स्कीम। तो डिडक्शन कितना मिलेगा? एक्चुअल और 1,50,000 विच एवर इज लोअर। सर ये 1,50,000 तो 2 लाख हो चुका है ना? ऐसा मार्केट का एक्सपेक्टेशन था, कुछ नहीं हुआ। सर 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD तीनों का मिला के मैक्सिमम रिडक्शन भी कितना है? 1,50,000। ओ ये तीनों का मिला के मैक्सिमम रिडक्शन भी कितना है? 1,50,000। डन। चलो जी सर, अब इसमें कौन कौन से मेजर इन्वेस्टमेंट्स कवर्ड है? देखो पूरी लिस्ट को याद करके मतलब नहीं, पूरी लिस्ट को याद करके मतलब नहीं, मेजर्स अपन डिस्कस कर रहे हैं। पहला है LIC, जो एक्चुअली LIC नहीं है, हम गलत पढ़ते हैं, दैट्स LIP, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ LIC इज अ कंपनी। यस, जैसे हर जूता बाटा नहीं होता, हर पानी का बॉटल बिस्लरी नहीं होता, हर DT टीचर विजय नहीं होता, वैसे ही हर इंश्योरेंस LIC नहीं होता। क्लियर है? इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मार्केटिंग। हो सुनो, अब LIP लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का आपको क्या दिया गया बेटा? डिडक्शन दिया गया है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है, इसकी भी एक लिमिट है। लिमिट डिपेंड करती है पॉलिसी इशू डेट। कैसा बेटा? पॉलिसी इशू डेट के ऊपर डिपेंड करती है। काय पे डिपेंड करती है? पॉलिसी इशू डेट। पॉलिसी इशू डेट अगर बिफोर 1/4/2012 है तो 20% ऑफ सम एश्योर्ड, ऑन और आफ्टर 1/4/2014 है तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड। एंड 15% ऑफ सम एश्योर्ड। बोलो किसके लिए? हैंडीकैप असेसी। आपको अगर मैं याद दिला दूं, अगर आप इस लिमिट को एक्सीड कर गए तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 10(10)(D). याद है ना? 10(10)(D) मैच्योरिटी पे जो अमाउंट मिलती है क्या रहती है बेटा? एग्जम्प्ट, प्रोवाइडेड। कैसे बेटा? प्रोवाइडेड। एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10)(D). ओ ये, ओ ये, दूसरा NSS NSC, तीसरा 5-year FD विथ बैंक और पोस्ट ऑफिस। जितनी चीजें बता रहा हूं पूरी लिस्ट में उतना याद कर लेना और ये बाय हार्ट याद कर लेना। RPF, SPF, SAF, PPF। याद करो, सैलरी में हमने पढ़ा था ओन कंट्रीब्यूशन टू RPF डिडक्शन अंडर ATC। तो ये वो चीजें हैं जो कनेक्शन में पूछेंगे। सुकन्या समृद्धि स्कीम, सुकन्या समृद्धि स्कीम, Tier 2 पेंशन स्कीम,
एंड लास्ट के 2 प्रिंसिपल ऑफ हाउसिंग लोन। क्या तुम्हें याद है? प्रिंसिपल ऑफ हाउसिंग लोन, is this done? Say yes or no. 8th, tuition fees paid. Tuition fees paid for any 2 child for full time education in India. Yes, चलो बेटा एक बार इस लिस्ट को बाय हार्ट कर लो। डन है बेटा? अब ये लिस्ट पढ़ने के बाद एक बार ये लिस्ट पढ़ो, ये लिस्ट पढ़ने के बाद एक बार ये लिस्ट पढ़ो। आप देखोगे मोटे मोटे तौर पे सब कवर हो गया। ये लिस्ट पढ़ने के बाद एक बार ये लिस्ट पढ़ो। ऑफ कोर्स सारे पॉइंट्स कवर नहीं हुए हैं, जो बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड पॉइंट है वो कवर हुए। डन? यस और नो? चलो आओ इधर देखिएगा। दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू LIC, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू RPF, NSC, NSS, PPF। यूलिप LIC में कवर हो जाता है। देन ट्यूशन फीस पेड, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। इसके बाद में 5 ईयर डिपॉजिट, सुकन्या समृद्धि, 2 टीयर पेंशन स्कीम। यस और नो? अगर आप देखोगे इधर 5 इयर्स और कवर हो गया। अगर आप देखोगे मोटे मोटे तौर पे सारी चीजें कवर हो गई है। बस इस लिस्ट को आपको याद रखना है। कुछ और बातें ATC से रिलेटेड। इन्वेस्टमेंट इज मेड इन एन अप्रूव्ड स्कीम, डिडक्शन शैल बी मेड ओनली ऑन पेमेंट बेसिस एंड नॉट ऑन अक्रूवल बेसिस। तो डिडक्शन तभी मिलेगा जब आपने इसका एक्चुअल पेमेंट करा होगा, अदरवाइज इसका डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। क्लियर है? चलो जी। CCC LIC का पेंशन फंड
कैसे याद रख सकते हो? CCCLIC। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई इंडिविजुअल है मेरे दोस्तों, अगर कोई इंडिविजुअल है वो क्या कर रहा है? डिपॉजिट कर रहा है क्या में? LIC के एन्युटी प्लान में, LIC के पेंशन प्लान में। LIC के पेंशन प्लान के अंदर में आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं आउट ऑफ इट्स इनकम चार्जेबल टू टैक्स 200, इंडिपेंडेंटली 1,50,000 का रिडक्शन है, पर ओवरऑल लिमिट भी हमें याद रखनी होगी दोस्तों, 1,50,000 का भी रिडक्शन है। सो 1,50,000 का रिडक्शन 80C में इंडिपेंडेंटली है, 80CCC में भी इंडिपेंडेंटली है, एंड दिस इज ऑल्सो कवर्ड विद इन एन ओवरऑल लिमिट ऑफ 1,50,000। यस और नो? पूछ लेने वाला। कमिंग टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज CCD, मतलब C के बाद सीधा CCD में जाने का। अगर कुछ भी आपने C किया डायरेक्ट CCD में जाने का, राइट? CCD की क्या बताओ? बंदे पे ध्यान दो, CCD की स्टोरी बताओ। बिल्कुल बिल्कुल भी मत पूछो। अभी अभी मेरे को एक नई चीज पता चली, मेरे खुद के चैनल पे मेरी जितनी स्टोरी नहीं है, गांव ने मेरी उतनी स्टोरी डाल के रखी यूट्यूब पे। हाँ ये सच में है, मेरे से ज्यादा मेरी चीजें अलग यूट्यूब चैनल पे चल रही, और उनको लाखों में भी है। ये और टेंशन वाली बात है मेरे लिए ये और टेंशन वाली बात है। मतलब यार अच्छा, स्पेशली द मोटिवेशन वन, किधर का भी कौन सा लेक्चर का निकाल करके मेरा फोटो किधर से चिपकाया क्या मालूम, बट ठीक है। इफ until and unless it is helping to each or everyone, even a single person, तो मेरे को लगता है कि the purpose is solved. As a teacher my purpose is solved then. Yes or no? चलो आ जाओ। It is CCD। CCD, अब CCD क्या करता है जरा समझना। CCD के 3 पार्ट है। क्या मतलब है? CCD के कितने पार्ट है? 3। 80 CCD 1, 80 CCD 1B, 80 CCD 2। पहली बात को बहुत अच्छे से समझ लें, पेंशन स्कीम 80 CCD 1, 80 CCD 1B, 80 CCD 2, ठीक है? एक बच्चा पूछा सर यूलिप का कंसेप्ट सर आपने पढ़ाया नहीं। बेटा यूलिप का कंसेप्ट आपको फाइनल में डाल दिया गया है नवंबर 22, आरटीपी में ये चीज लिखी हुई है, देख कर लेना। दूसरी चीज, सर क्या आप ये मराठी में कहना चाहेंगे खाना खाया क्या? गंदे लोग सुनो, मेरे को लगता है मैंने वो जोक बताने नहीं चाहिए। आ जाओ, पेंशन अंडर 80 CCD। बेटा ध्यान से सुनो, 1 में हम लोग एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, यहां पे भी हम लोग एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। इट इज हियर व्हेन वी टॉक अबाउट एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। ओ या सो इट इज हियर वी टॉक अबाउट एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। तो पहले ये क्लियर कर दो, हम यहां पे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की। ध्यान से सुनिएगा, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन कितना अलाउड है। पहली बात, 80 CCD का बेनिफिट एम्प्लॉय के लिए भी है एंड सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी है। 80 CCD का बेनिफिट एम्प्लॉय के लिए भी है और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी है। अगर एसएससी एम्प्लॉई है, अगर एसएससी सेल्फ एम्प्लॉयड है, अगर एसएससी एम्प्लॉई है, अगर एसएससी सेल्फ एम्प्लॉयड है, अगर एसएससी एम्प्लॉई है एनीवन 10% ऑफ सैलरी, अगर एसएससी सेल्फ एम्प्लॉयड है 20% ऑफ GTI। वन बी ओवर एंड अबाव 80 CCD 1 मिलता है। मतलब 80 CCD 1 में आपको जितना बेनिफिट मिल गया उतना मिल गया, ओवर एंड अबाव आपको एडिशनल बेनिफिट मिलता है। ये एडिशनल बेनिफिट मैक्सिमम अप टू ₹50,000 है। ये एडिशनल बेनिफिट मैक्सिमम अप टू ₹50,000 है।
देखते हो ना, लाइफ में सब होना चाहिए, सर्दी नहीं होना चाहिए, यहां से यहां तक सब दुखता ही रहता, और एक हाथ दिन में खत्म हो तो समझ में आ जाता, 4 दिन तक के चिपकी रहती सर्दी। क्या बोलने का जीवन में। आ जाओ 80CCD1। 80CCD1 सबसे पहले एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड के बारे में बात करिए, पेंशन स्कीम के बारे में बात करिए। एम्प्लॉय को मैक्सिमम कितना अलाउड है? 10% ऑफ सैलरी। वेरा सेल्फ एम्प्लॉयड को कितना अलाउड है? सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जो बिजनेस या प्रोफेशन में है उसको कितना अलाउड है? 20% ऑफ GTI। 80EE की अगर मैं बात करूं, 80EE में मैक्सिमम डिडक्शन आपको कितना मिलता है? एडिशनल बेनिफिट मिलता है ओवर एंड अबव 80CCD1। ओवर एंड अबव 80CCD1 एडिशनल बेनिफिट मैक्सिमम मिलता है अप टू ₹50,000। यहां पे वर्ड यूज किया है मैक्सिमम, अगर एक्चुअल कम होगा तो हम एक्चुअल लेंगे, ठीक है। लेट मी गिव यू अ कूल एग्जांपल ऑन दिस। सपोज करते हैं, इधर आइए, असेसी का ग्रॉस टोटल इनकम है सपोज 5,60,000 और उसका कंट्रीब्यूशन है इन NPS नेशनल पेंशन स्कीम 1,40,000, ठीक है। अब सबसे पहली बात आती है 80CCD1 में हम कितना ले सकते हैं। सिंस यहां पे उसकी ग्रॉस टोटल इनकम दी है, सैलरी तो बोली नहीं है, यानी मैक्सिमम 20% हम ले सकते हैं। अरे एवरीबॉडी, तो हम 20% ऑफ GTI तक के ले सकते हैं, दैट कम्स टू ₹1,12,000। तो ये मिलेगा 80CCD1 में। 80CCD2 ओवर एंड अबाव, सॉरी 80CCD1B ओवर एंड अबाव क्या देता है? 1 देता है। अब ये कितना मिलेगा? वेट, हमने दिया था 1,40,000, हमें ऑलरेडी मिल गया 1,12,000। सो क्या 28,000 टू द मैक्स मैं यहां क्लेम कर सकता हूं? समझ में आया मालिक? तो 80CCD1B, 80CCD1B इज एन एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम अप टू 50,000। द वर्ड हियर इज मैक्स अप टू 50,000, मतलब अगर एक्चुअल उससे लोअर रहेगा तो हम एक्चुअल लेंगे, एज इन लाइक दिस एग्जांपल। क्लियर है? डन। 80CCD2 एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। लाला, एम्प्लॉयर का किया गया कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन किया गया का डिडक्शन एम्प्लॉय को मिल रहा है। काय म्हणतो मी? एम्प्लॉयर का किया गया कंट्रीब्यूशन मिल किसको रहा है? एम्प्लॉई को मिल रहा है। किसको? एम्प्लॉयर का किया गया कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन किसको मिल रहा है? एम्प्लॉई। अमेंडमेंट। अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, रुक पेन रुक सुन, अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय था तो यहां पे था 14% ऑफ सैलरी। अगर ये अदर एम्प्लॉयर था, मतलब ही इज नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, तो उस केस में मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी। सॉर्टेड है? एम्प्लॉयर कौन था लिखना कुछ नहीं, सुन, एम्प्लॉयर कौन था इसके ऊपर हमारा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन बेस्ड है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन किया का डिडक्शन किसको मिल रहा है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन किसको मिल रहा है? एम्प्लॉई को मिल रहा है। मेक सेंस? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन एम्प्लॉय को मिल रहा है। अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर था, इन शॉर्ट मान लीजिए एम्प्लॉय हो सकता है एक पुलिस वाला जिसका सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर होता है, 14% ऑफ सैलरी। अदर एम्प्लॉयर लेट्स से एकत्वम अकेडमी 10% ऑफ सैलरी। मेक सेंस? अब अमेंडमेंट क्या आया है? लॉ मेकर ने लिखते वक्त यहां पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर लिखा था, इस बार यहां पे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयर भी जोड़ दिया। कल अलग का इतना ही अमेंडमेंट है, बहुत बड़ा अमेंडमेंट है। कैसे कर पाओगे तुम? मेरे को तुम्हारी फिक्र हो जाती है, मुझे रातों को नींद नहीं आती तुम्हारी फिक्र के, फिर भी मैं सो जाता हूं क्योंकि मुझे मेरी भी फिक्र है।
तो दिस इज अमेंडमेंट. कैसे पूछा जाएगा? Is this done? पूरा रिवाइज करें. 80 सीसीडी के 3 पार्ट, सीसीडी 1, सीसीडी 2, सीसीडी 1, 1B, 2. 2 is with respect to employer's contribution which is available to employee, whereas first 2 are based on his own personal contribution. 80 सीसीडी 1 employee contribute किया 10% of salary, self employed contribute किया 20% of GTI. एडिशनल 50,000 रुपए तक के 1B में मिल जाएगा. सीसीडी 2 कहता है एम्प्लॉयर ने मेरे बिहाफ पे कोई कंट्रीब्यूट किया होगा तो मैं उसका रिडक्शन ले सकता हूं. सेंट्रल गवर्नमेंट हियर इन आफ्टर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयर 14% ऑफ सैलरी, एल्स 10% ऑफ सैलरी. मेक सेंस? आ जाओ बेटा. इसलिए अमेंडमेंट देखिए, सीजी के बाजू में हर जगह क्या आ गया? एसजी. ठीक है. तो बेनिफिट किसको मिलता है? एम्प्लॉय को भी मिलता है, सेल्फ एम्प्लॉयड को भी मिलता. इनफैक्ट अटल पेंशन योजना इज ऑल्सो एलिजिबल. तो लिखिए यहां पे अटल पेंशन योजना. अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद मई 22 के एग्जाम में अटल पेंशन योजना वाज द क्वेश्चन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो. बट आई एम श्योर नवंबर 2021 और मई 22 और नवंबर 23, इन तीनों में से एक जगह अटल ऑलरेडी पूछ लिया है, अटल पेंशन योजना. डन. यो बेटा आजा. सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय 10% ऑफ सैलरी, अदर 20% ऑफ जीटीआई. सैलरी का मतलब क्या? सैलरी बोले तो बेसिक प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट. यस. एडिशनल का सेम क्वेश्चन अभी अपन लोगों ने लिया. 80 CCD to employer contribution first taxable under the head of salary and then he gets the deduction. एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ अब वर्ड क्या ऐड हो गया है? स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है. तो 14% ऑफ सैलरी, एल्स 10% ऑफ सैलरी. क्लियर? बोलो. एनपीएस आपका ये जो नेशनल पेंशन स्कीम का अकाउंट है, ये जो आपका नेशनल पेंशन स्कीम का अकाउंट है, ये अकाउंट जब भी क्लोजर होगा, ये अकाउंट जब भी क्लोजर होगा 10-12 ए के तहत 60% एग्जम्प्ट है, 40% टैक्सेबल है. तो अगर ये एनपीएस का अकाउंट फ्यूचर में चल के आप कभी भी क्लोज करते, अगर ये एनपीएस का अकाउंट आप फ्यूचर में चल के कभी भी क्लोज करते हैं, 60% एग्जम्प्ट, 40% टैक्सेबल. 10-12 बी, अगर आप इसमें से पार्शियल विड्रॉ करते हैं तो 25% एग्जम्प्ट. एक मिनट, मेड आउट ऑफ यस. अगर आप इसमें से पार्शियल विड्रॉ करते हैं 25% तक आपको क्या मिलेगा? एग्जम्पशन. जी, ये समझ में आया बेटा? एक मिनट, आपको नहीं लगता इसके अलावा भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 मिनट यार, मेरे को थोड़ा तकलीफ हो रहा है, 1 मिनट रुको, चलेगा ना?
तभी बोलो तकलीफ क्यों है, एसी चालू है। एसी का रिमोट है क्या किसी के पास? है क्या रिमोट? एक मिनट देना भाई। हाँ जी, बैठ तू इधर। हाँ, अभी मेरे को एक बात बताओ, 80C प्लस ट्रिपल सी प्लस CCD तीनों को मिला के मैक्सिमम कितना तक के अलाउड था? 1,50,000। नाउ यू टेल मी, ये जो 1,50,000 का हम लिमिट दे रहे, इसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आता है क्या, या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अलग से बेनिफिट रहेगा? आई मीन टू से मतलब 80C, CCC, CCD1 तीनों मिला के कितना मिलेगा? 1,50,000। क्या CCD1B एडिशनल 50,000 मिलेगा? तो टोटल बेनिफिट कितना हो गया? 2 लाख। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इस ओवरऑल लिमिट से बाहर है। इधर लिखो कॉन्सेप्ट, 80C प्लस CCC प्लस CCD तीनों मिला के, CCD1 तीनों मिला के 1,50,000 है। ये जो 80CCD1B है, इसका 50,000 आपका अलग से है ही। सो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, CCCC CCD1 तीनों मिला के 150, CCD1B में आप और 50 ले लो, यानी ओवरऑल 1,50,000 2 लाख हो गया। इफ वी ऑल्सो इंक्लूड 1B, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इस लिमिट से ही पूरे गेम से बाहर है, वो अलग से मिलेगा, एक्स्ट्रा, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। कैसे मिलेगा? मुफ्त मुफ्त मुफ्त। इज दिस डन? नहीं, मतलब एक और प्रश्न पढ़ रहा है। आओ, जब इतना कंसेप्ट पढ़ी रहे तो एक और चीज पढ़ लेते हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करता है, बोलो हाँ। एम्प्लॉई ओन कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन लेगा 80CCD1 1B, एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन लेगा 80CCD2। ये तक के सॉर्टेड है। एम्प्लॉयर के लिए ये एक्सपेंसेस है, इनकी इनकम है, एक्सपेंसेस है, इनकम है, एक्सपेंसेस है, इनकम है, एक्सपेंसेस है। कैन दिस एक्सपेंसेस, इज दिस एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन? इफ यस, अंडर विच सेक्शन? तुमने पढ़ा है। इफ यस, पीजीबीपी कंप्यूट करते वक्त क्या ये डिडक्शन बोल के अलाउड है? जितने बच्चे ऑनलाइन है सब लोग कमेंट करो, जल्दी से बताओ, क्या ये डिडक्शन अलाउड है, हाँ या हाँ? अलाउड है, क्योंकि एम्प्लॉय बेनिफिट है तो कौन से सेक्शन में? चलो हिंट भी देता हूं, आंसर इज 36। आंसर इज 36। गुड। तो बात उन दिनों की है, ये उन दिनों की बात है जब हम पीजीबीपी पढ़ा करते थे। पीजीबीपी में एक धारा आई थी, धारा 36, पेज नंबर 8.5। इसलिए जब 80CCD2 आता है, अदर एम्प्लॉयर की बात आती है, मैक्सिमम 10% वर्क करता है। कोरिलेशन। ज्ञान चक्षु खुले, ज्ञान चक्षु दिमाग के दरवाजे। ज्ञान चक्षु खुले तो सेक्शन 36 में मिलता है, इसमें भी कितना है? मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी। एंड टू योर सरप्राइज, दोनों केसेस में सैलरी का मीनिंग है बेसिक प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट। पढ़ो तो लिंक करके पढ़ो। कल का यू मैन, चलो जी,
जितने बच्चे ऑनलाइन कनेक्टेड है, क्या आप मेरे लिए एक काम कर सकते हैं? आप सिर्फ ये बता सकते हैं आप कौन सी सिटी से कनेक्टेड है, अपना सिटी देख सकते हैं। बस हमको ये समझना है कि भैया कहाँ कहाँ का बच्चा हमारे साथ जुड़ा है। तो अगर इट इज पॉसिबल तो आप एक बार प्लीज कमेंट करके रखिए। यस, हाँ, राजनांदगांव। ये वही गांव है ना जहां अभी तक के शोले पिक्चर चल रही है। चलो, हाँ, ओ तुम लोग नहीं पहचानते हैं। ओ एक गांव है उधर छत्तीसगढ़ में, वहां से राजनांदगांव। आज से 20 साल बाद भी वो रहेगा गांव ही, राजनांदगांव। बराबर ना? चलो आ जाओ। राइट, अब ये इतना पुराना गांव है, मतलब वो गांव आज भी वहीं चल रहा है, बहुत पीछे चल रहा है। बराबर ना? वहां पे शोले पिक्चर अभी रिलीज होने वाली है। तो भैया हमारे पास सब जगह से कनेक्टेड है, अहमदाबाद से कनेक्टेड है, दिल्ली से कनेक्टेड है, मथुरा से कनेक्टेड है, क्या बात है, जलगांव से कनेक्टेड है, बेलगम से कनेक्टेड है। बहुत बढ़िया बेटा, पूरे भारत को बहुत सारा प्यार। आओ कंसेप्ट पे वापस ध्यान देते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा? एम्प्लॉयर कहां में क्लेम करेगा? 36। एम्प्लॉय कहां में डिडक्शन लेगा? ATCCD, CCD। क्लियर है मालिक? आजा। आजा बेटा, नेक्स्ट सेक्शन पे चल रहे हैं। 80G। 80G, G फॉर गिविंग्स, देना, गिविंग्स। राइट नाउ डोनेशन की बात चल रही है। कहां से बात चल रही है बेटा? डोनेशन। सो आ जाओ। 80G, G गिविंग्स, गिविंग द डोनेशन। याद रखने का तरीका, गिविंग द डोनेशन। ठीक है, ध्यान से सुनो। गिविंग द डोनेशन। नाउ पॉइंट 1, क्या डोनेशन इन काइंड का डिडक्शन मिलता है? हां या हां? क्या डोनेशन इन काइंड का डिडक्शन मिलता है? हां या हां? क्या डोनेशन इन काइंड का डिडक्शन मिलता है? हां या हां? एंड आंसर इज नो। डोनेशन इन काइंड का कोई डिडक्शन नहीं मिलता। तो मान लीजिए मैं तिरुपति बालाजी में सोने का मुकुट डोनेट किया, इसका कोई डिडक्शन विजय को मिलने वाला नहीं है। सो जब हम डोनेशन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कैश या बैंक के थ्रू डोनेशन की, हम काइंड में डोनेशन की बात नहीं कर रहे। समझ में आ रही बात? हम काइंड में डोनेशन की बात नहीं कर रहे। दूसरा, सेक्शन एप्लीकेबल टू एनी एसएससी। कैसा बेटा? सेक्शन इज एप्लीकेबल टू एनी एसएससी। एनी एसएससी के ऊपर सेक्शन एप्लीकेबल है। एनी एसएससी के ऊपर सेक्शन एप्लीकेबल है। बराबर? दूसरा, एनी एसएससी के ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल है। सेक्शन बोलता क्या है? सेक्शन बोलता है भैया हम डिडक्शन देंगे। कितना डिडक्शन देंगे? लोअर ऑफ ए। वेट, हम डिडक्शन देंगे सर, कितना डिडक्शन देंगे? डिपेंड अपॉन, चार्ट को और मजबूत करो, डिपेंड अपॉन कवर्ड इन क्वालिफाइंग लिमिट, covered in qualifying limit, not covered in qualifying limit. Covered in qualifying limit, not covered in qualifying limit. देन अगर आप क्वालिफाइंग लिमिट में नहीं है, डिडक्शन कैसे मिलेगा? बहुत सिंपल, अमाउंट पेड इनटू परसेंटेज। अमाउंट पेड इनटू परसेंटेज, जो भी आपने अमाउंट पे किया मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, गेम ओवर। जो भी आपने अमाउंट पे किया इनटू परसेंटेज, गेम ओवर। अगर आप क्वालिफाइंग लिमिट में कवर है, अभी क्वालिफाइंग लिमिट क्या होती है? हो सकता है बहुत सारे बच्चा पहली बार ही समझ रहा हो कि ये कुछ तो रहता। आइए मैं आपको समझाता हूं, इधर आइए। जब आप 80G को ऐसा घुस करके देखेंगे ना, पेज नंबर 9 पे आइए, पेज नंबर 9 पे आइए।
यू विल फाइंड अ लिस्ट, किसको डोनेशन दिया तो कितना बेनिफिट मिलता। सर सर क्या ये, हाँ सर क्या ये पूरी लिस्ट याद रखनी पड़ेगी, हाँ सर क्या इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं, हाँ सर मतलब हमारी फिर से, हाँ सर लेकिन, हाँ, और इतना सब 60 मार्क के लिए, जीएसटी अलग। सर जरूरी है क्या आपको हर बार ये निकालना, हाँ लास्ट टाइम उसी ने लगाई थी ना, हाँ बराबर है। तो भाई जी एक बात समझ के चलिए, एक बात समझ के चलिए, ये सब सिर्फ 60 मार्क के लिए, और याद रखिए जितने चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ये सब सिर्फ एक वर्किंग नोट है, डिडक्शन इज जस्ट अ वर्किंग नोट। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है 5 हेड की इनकम निकालना, क्लबिंग ऐड करना, सेट ऑफ लेस करना, फिर डिडक्शन लेस करना, फिर आपकी टोटल इनकम निकलेगी, टोटल इनकम को 288 के हिसाब से राउंड ऑफ करना, फिर उसके ऊपर टैक्स निकालना या तो नॉर्मल तरीके से या तो अल्टरनेटिव टैक्स तरीके से, और अगर एग्रीकल्चर इनकम है तो मेथड ऑफ एग्रीगेशन से, डिपेंडिंग अपॉन रेसिडेंशियल स्टेटस। तो आपका टैक्स लायबिलिटी आएगा, इस टैक्स लायबिलिटी में से एडवांस टैक्स माइनस करना, टीडीएस टीसीएस माइनस करना, एएमटी क्रेडिट माइनस करना, तो आएगा आपका टैक्स लायबिलिटी, उसको 288 के हिसाब से राउंड ऑफ करना, उसमें से रिबेट इफ एनी, सरचार्ज इफ एनी ऐड करना, और एचईसी ऐड करना। याद आ रहा है ना तुमको? और इसके बाद तुमने रिटर्न भरना। रिटर्न भी तो भरना है ना, वो भी टॉपिक है ना, ये सुनो। तो इतनी चीज है। अब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि आपको ये लिस्ट को याद रखना है। अब लिस्ट में अगर आप देखोगे बीच में एक वर्ड दिख रहा है, इज इट कवर्ड इन क्वालिफाइंग लिमिट, यस और नो वर्ड का। इसमें 6 ही आइटम है जो कवर्ड है क्वालिफाइंग लिस्ट में, एंड द कैच इज, याद रखना आपको 2 ही है। इस पूरे 6-7 आइटम की लिस्ट में आपको सिर्फ 2 ही याद रखने हैं। तो कर दूं और शॉर्ट, चाय पिलाओगे? चैरिटेबल ट्रस्ट, टेम्पल एटसेट्रा। मेरे को पिलानी चाहिए ना चाय? हाँ, मेरा बर्थडे आ रहा तो मेरे को पिलानी चाहिए ना। रेड लेबल चाय चलेगी? आई मीन अरे तुलसी, अश्वगंधा और ऐसी 34 जड़ी बूटियां है ना उसमें। यस, फैमिली प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, इन 2 की लिमिट याद रखो, बाकी किसी की लिमिट याद नहीं रखना। सर अगर कोई क्वालिफाइंग लिमिट में कवर है तो क्या करना? आपका स्टेप नंबर 1 अति निकालना। अति एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना। एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने के बाद स्टेप 2 10% ऑफ अति। एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना, 10% ऑफ अति, ये बनेगा मैक्स। डिडक्शन कितना? लोअर ऑफ परसेंटेज ऑफ एक्चुअल और मैक्सिमम। सो दिस इज अ बिग स्टेप, और आपको पूछते यही है, आपको पूछते यही है। यस तो नो? चलिए, सो करना क्या है? अगर आप क्वालिफाइंग लिमिट में आते हैं, 99% क्वेश्चन आता है चैरिटेबल ट्रस्ट पे कि आपने डोनेशन दिया चैरिटेबल ट्रस्ट को। हमेशा याद रखना चैरिटेबल ट्रस्ट मतलब क्वालिफाइंग लिमिट है। क्वालिफाइंग लिमिट है तो स्टेप नंबर 1 अति निकालना। स्टेप नंबर 2 अति का 10% मैक्सिमम लिमिट बनता। एक्चुअल और मैक्सिमम विच एवर इज लोअर लेना, उसका 100 या 50% लेना। सर 100 या 50 क्यों? आपने शायद चार्ट ढंग से नहीं देखा, किसी को 100 है किसी को 50 है। अब इसको शॉर्टकट कैसे करना कि भैया 100 किसका और 50 किसका?
इसको बहुत आसानी से शॉर्टकट किया जा सकता है, ध्यान से सुनिए। जहां पे भी नेशनल वर्ड यूज्ड है, जहां पे भी किसी स्टेट का नाम है, जहां पे भी प्राइम मिनिस्टर का नाम है, जहां भी इस तरीके का नाम दिया हुआ है, इन सबको 100%। गांधी नेहरू फैमिली 50%। चार्ट 3 लाइन में खत्म होता, पूरी इतनी बड़ी लिस्ट 3 लाइन में खत्म होती। जहां पे भी नेशनल नाम लिखा हुआ है, स्टेट का नाम लिखा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर नाम लिखा हुआ है, खत्म। प्राइम मिनिस्टर लिखा है, चीफ मिनिस्टर लिखा है, 100%। जहां पे भी गांधी नेहरू फैमिली आ गई, 50%, आपके इंटरेस्ट मुताबिक। तीसरा, नेशनल ड्रग कंट्रोल, स्वच्छ भारत, क्लीन गंगा, पीएम कोविड रिलीफ, 100%। वैसे आपको याद दिला दूं, नवंबर 22 में आपको पीएम कोविड रिलीफ पूछा था, अगर याद हो तो। पर मैं जानता हूं आप बुरे हाथ से याद नहीं रखते, भूल भी जाना चाहिए, है ना। यादें और हाथ से बुरे हो तो भूल जाना ही बेहतर है, बराबर है कि नहीं। यस और नो। रिक्वेस्टिंग एवरीवन, ये शॉर्टकट पढ़ने के बाद प्लीज एक बार लिस्ट पढ़ ले, क्योंकि आप कभी पढ़ेंगे नहीं इसके बाद, एक बार यहीं पढ़ ले। जल्दी KWIC की क्विक लिस्ट पढ़ो। मुस्कुराइए, आप सही लेक्चर में। कहीं और होते तो क्या होता आपको मालूम है ना। अरे तुमको भी मालूम है ना। क्या होता तुमको भी मालूम है ना। चल, लिस्ट पढ़ ली बेटा आपने। आपको नहीं लगता मोटे मोटे तौर पे सब कवर हो गए। एक बात याद रखें, जब इतनी बड़ी लिस्ट हो तो 1 या 2 आइटम ऐसे रहेंगे जो नेशनल लिखे होंगे, फिर भी 50 पे होंगे। सो ठीक है, उतना रिस्क आप ले सकते हो लाइफ में, ठीक है। इतनी चीज जब छोटी होगी तो उतना रिस्क ले सकते हो। हाँ, छोटे नहीं, चैप्टर छोड़ के चल जाते हो। हमको कम मत समझो, चैप्टर छोड़ के चल जाते। फास्ट ट्रैक नहीं होता तो क्या पता DT छोड़ देते। बात सही है कि नहीं। यस, बस आपको 2 शब्दों से मोटिवेट करना चाहूंगा, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। कि हिम्मत मत हार, बहुत अच्छी बात कहने जा रहा हूं, बहुत दिल से सुनना, ठीक है। इरशाद, कि हिम्मत मत हार, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत हार, अभी बहुत आगे जाना है। अभी तो यारो तुमने चलना शुरू किया है, अभी बहुत कुछ करना है, और उनको भी करके दिखाना है जिसने कहा था, जिसने कहा था तुझसे ना हो पाएगा। कि हिम्मत मत हार, अभी बहुत आगे जाना है। अभी तो तूने कुछ नहीं किया, अभी उनको भी करके दिखाना है।
अभी तूने कुछ नहीं किया, अभी उनको भी करके दिखाना है। सो हिम्मत मत हार, अभी बहुत आगे जाना है, अभी उन्हें भी करके दिखाना है जिन्होंने कहा था कि तेरे बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। बात सुनना बेटा, ये डन हो गया 80G। 80G में एनी एसएससी, डोनेशन आउट ऑफ सम रिसीव्ड, डोनेशन इन काइंड इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, डोनेशन इन कैश एक्सीड कर रहा है 2000 से, तो आपको क्या करना है, बोलो जल्दी से, कैश में पे करने का नहीं। परसेंटेज आपको मिलेगा, सम आइटम इज कवर्ड इन क्वालिफाइंग लिमिट, क्वालिफाइंग लिमिट कितना है 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, रेस्ट सब किसके अंदर में कवर होता है, विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालते हैं, यू ऑलरेडी नो, ग्रॉस टोटल इनकम में से कैपिटल गेन हटा देना, फिर क्या हटाओगे 80C टू 80U एक्सेप्ट 80G। ध्यान से सुनिए, जिस इंस्टीट्यूट को दे रहे हो वो अप्रूव्ड होना जरूरी है, उसने एक स्टेटमेंट फाइल करना है कितने लोगों से डोनेशन मिला है, और साथ साथ में आपको नहीं लगता मेरे को भी एक सर्टिफिकेट देना जरूरी है, सेम पॉइंट जो हमने 80GG में पढ़ा था कि वो मुझे एक सर्टिफिकेट देंगे और सामने में क्या सबमिट करेंगे, स्टेटमेंट। ये पार्ट कट कर दीजिए, आपके काम का नहीं, ये भी पार्ट कट कर दीजिए, आपके काम का नहीं। ये सुन लो, GG ये क्लियर है बेटा, सब पे क्वेश्चन लेंगे, डोंट वरी। 80GG डिडक्शन फॉर रेंट पेड, याद रखने का तरीका, जहां मैं घर घर खेली, जहां मैं घर घर खेली, जहां मैं क्या खेली, घर घर, समझिए। तेरे को कैसे पसंद आएगा, अरे तू बता तेरे को कैसे पसंद आएगा, तूने बचपन में डॉक्टर डॉक्टर खेला है, तेरे को कैसे पसंद आएगा घर घर। अरे मत बोलो यार, ये बाद में आपस में मन के मेरे तक ही पूछता है। कल का मैंने वो डाला, देखा आपने, हाँ रशियन एंड पर्शियन, मतलब कोई कुछ उसमें था ही नहीं उस एक्सपीरियंस ना, हाँ बराबर, मस्त। इतने अच्छा लड़के भी है ना हमारे, इतने नालायक, उसके नीचे आकर के कमेंट देखो सिर्फ इतने गजब के कमेंट है उसके नीचे। मैं बोला कितना सूझ सकता है किसी को भाई, मेम कंटेंट में भी कितना सूझ सकता है। मैंने उसको ले देके पोस्ट किया एंड द हाइट वाज 32,000 पीपल हैव ऑलरेडी सीन इट। मैंने बोला ये कंटेंट लोगों को पसंद भी आ रहा, बहुत स्कोप है भाई। साला यही अगर कोई कंसेप्ट डाल देता ना, कोई नहीं देखता उसको, ये अगर कॉन्सेप्ट डाल देता कोई नहीं देखता, ऐसा कुछ तो फालतू डाल दिया, दुनिया देख रही है उसको, मतलब गजब, बहुत बढ़िया। आ जाओ बेटा, सेक्शन का बेनिफिट किसको मिल रहा है, सेक्शन का बेनिफिट मिल रहा है बच्चे, सेक्शन का बेनिफिट मिल रहा है किसको, सेक्शन का बेनिफिट मिल रहा है इंडिविजुअल, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट को। सेक्शन का बेनिफिट कब मिलता है, जब एसएससी रेंट पे कर रहा है बट नॉट क्लेमिंग एचआरए और एसओपी बेनिफिट। सो मान लीजिए अगर आपको कंपनी से मिला है, बेनिफिट मिला है, आप क्या क्लेम कर लोगे, एचआरए क्लेम कर लोगे, करेक्ट। दूसरा, अगर आपके पास खुद का घर है तो आप एसओपी बेनिफिट क्लेम कर दोगे। तो अगर आप एसओपी बेनिफिट क्लेम कर रहे हैं या एचआरए बेनिफिट क्लेम कर रहे हैं, ये सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता। बट हां, अदरवाइज आप अपने घर का रेंट पे कर रहे हैं तो आपको डिडक्शन मिल सकता है। सो इंडिविजुअल मे बी रेसिडेंट, मे बी नॉन रेसिडेंट, नॉट इन रिसिप्ट ऑफ एचआरए, नो हाउस एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सबमिट अ डिक्लेरेशन इन फॉर्म 10B एंड डज नॉट टेक द बेनिफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। In respect of self-occupied property, deduction is equal to lower of 5,000 per month, 25% of adjusted total income, rent paid minus 10% of adjusted total income. Is this done? Not so important. RRB we have already done. 80M भी मेरे को पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है, देखिए जरा, कहीं हम पढ़ के आ गए हैं, बताओ आपको कहां पड़ा है। आईएफओएस, आईएफओएस में अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है, याद दिलाता हूं, अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है, इसको किसी अनादर डोमेस्टिक कंपनी से मिल रहा है, इसको फॉरेन कंपनी से मिल रहा है,
या इसको बिजनेस ट्रस्ट से मिल रहा है, क्या मिल रहा है भाई साहब, डिविडेंड, और ये भी क्या कर रही है, डिविडेंड पेड। सो डिडक्शन मिलेगा किसको, डोमेस्टिक कंपनी को। किसको मिलेगा डिडक्शन, डोमेस्टिक कंपनी को। कैसा बेटा, लोअर ऑफ, पहला एक्चुअल एंड दूसरा बोलो बेटा एक्चुअल डिविडेंड रिसीव्ड और डिविडेंड पेड, डिविडेंड रिसीव्ड और डिविडेंड पेड विच एवर इज लोअर, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड पेड विच एवर इज लोअर। डिविडेंड रिसीव्ड और डिविडेंड पेड विच एवर इज लोअर। Is this done? Yes or no? चलो आओ, आते हैं लास्ट सेक्शन के ऊपर, 80 JJAA। याद रखने का तरीका, पुरानी एम्प्लॉई तू जा जा, नई एम्प्लॉई तू आ, तो जा जा आ। The deduction is with respect to न्यू एम्प्लॉय, न्यू रिक्रूटमेंट। यस, अगर आप न्यू रिक्रूटमेंट करते हैं, आप न्यू एम्प्लॉय लेकर के आते हैं, तो ऐसे केस में आपको क्या मिलेगा बेटा, डिडक्शन मिलेगा। बेनिफिट किसके लिए अवेलेबल है, ऐसा एसएससी जो टैक्स ऑडिट में कवर है। बेनिफिट किसके लिए अवेलेबल है, ऐसा एसएससी जो टैक्स ऑडिट में कवर है, राइट। सो टैक्स ऑडिट के अंदर में एसएससी कवर है 30% ऑफ एडिशनल वेजेस paid to new regular workmen, 30% of additional wages paid to new regular workmen will be allowed as deduction। और ये डिडक्शन कितने साल मिलेगा, फॉर 3 असेसमेंट ईयर्स। यस, लिखना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 80 JJAA डिडक्शन फॉर न्यू रेगुलर वर्कमैन। असेसी कैसा होना चाहिए, कवर्ड इन टैक्स ऑडिट। डिडक्शन कितना मिलेगा, 30% ऑफ एडिशनल वेजेस ऑफ न्यू वर्कमैन। न्यू वर्कमैन does not include casual workmen who has worked for less than, बोल बेटा, 240 days, 150 days in case of leather industry, footwear industry, apparel business। whose contribution to RPF there is no contribution to RPF, who do not participate in RPF, or whose salary exceed anyone 25,000 per month। चार कंडीशन है, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, शायद स्क्रीन गई है, नीड टू वर्कआउट। हाँ, चार कंडीशन है। पहला,
पहला पॉइंट, ही इज कैजुअल वर्कमैन. पॉइंट नंबर 2, who has worked for less than 240 days and 150 days in case of footwear, leather and apparel industry. Who do not contribute to RPF. And last, whose salary exceed 25,000. लास्ट लिखिए एक और, whose pension scheme is contributed by. Whose pension scheme is contributed by, बोलो बेटा, गवर्नमेंट. Whose pension scheme is contributed by government. बराबर है बेटा. जरा ध्यान से सुनिए. न्यू रेगुलर वर्कमैन डज नॉट इंक्लूड वाला चीज काम का है, इसको ईमानदारी से करना. इनका जो भी एडिशनल वेजेस होगा उसका 30% विल बी अलाउड एज डिडक्शन. एडिशनल वेजेस इज ऑलवेज गिवन इन द प्रॉब्लम, उसका सिर्फ आपको लेना है 30%. अब इस पे प्रॉब्लम कैसा फ्रेमिंग होता है मैं आपको बता देता हूं. सबसे पहले आपको बताया जाता है कि कितने एम्प्लॉय ज्वाइन किए. इसके बाद में आपको उसमें से बताया जाता है इसमें से इतने कैजुअल है, इसमें से इतने जो है ये इतने दिन को ही काम किए. ये आपको जानबूझ के क्या करेंगे, दीज नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज्वाइंड ऑन दिस डेट, वहां से आपको कैलकुलेट करना है 240 दिन से ज्यादा और 240 दिन से कम. अब टोटल जितने एम्प्लॉय ज्वाइन हुए थे इसमें से कैजुअल को बाजू कर दो, जिनने 240 दिन से कम काम किया उनको बाजू कर दो, जो आरपीएफ में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे उनको बाजू कर दो. बैलेंस नंबर ऑफ एम्प्लॉय, इनका सैलरी कंप्यूट करना साल भर का या तो फिर रेलेवेंट पीरियड का, इनटू 30%, गेम ओवर. इनटू 30% गेम ओवर. स्टेप्स लिखो. स्टेप नंबर 1, चेक total employee joined. Check total employee joined. Point 2, reduce the non-eligible employee. Step 2, reduce the non-eligible employee. Step 3, check the total wages for the relevant period. Fourth, take 30% of eligible wages. Take 30% of eligible wages. ओ या, बहुत शानदार. और इसी के साथ आपका डिडक्शन गेट्स ओवर. एक छोटू शॉर्टकट, इफ यू ऑप्ट फॉर 115 BAC, नो डिडक्शन, गलत जवाब. इफ यू ऑप्ट फॉर 115 BAC, यू स्टिल गेट 80 JJAA, 80 LA, 80 CCD2. समझ आ रही है बात? 1 2 3 स्टार्ट. If you opt for 115 BAC, you still get 80 JJAA, 80 LA जो आपके सिलेबस में नहीं है, 80 CCD2. तो आपके लिए याद रखने लायक 80 JJAA, 80 CCD2.
सॉर्टेड है, खत्म खत्म। ओ ये भाई बहुत बढ़िया। यहां तक आप देखेंगे सब्सटैंशियली हम पूरा टॉपिक खत्म कर चुके हैं। अब एक और चीज बचती है, दैट इज द ओनली चैप्टर अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम और AMT। तो सभी लोग प्लीज AMT पे आओ, सभी लोग प्लीज AMT पे आओ। आ गए बेटे सब लोग AMT पे? प्यार से हर चीज चल जाती है, ठीक है। चलो ध्यान से सुनो, AMT, आमटी। इसके पहले आपको एक और चीज सिखाना चाहूंगा, लर्न टू लेट गो। ये जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। हम में से कई लोग कई चीजों का बर्डन कैरी करके चलते रहते हैं। अब ये बर्डन किसी भी चीज का हो सकता है। दोस्त ने मिसअंडरस्टैंडिंग में कोई बात छोड़ दी, मतलब एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उसने अपने से डिक्लेरेशन ही नहीं मांगा, मेरी बात ही नहीं सुनी, वन साइड सुना, आगे बढ़ गया। मम्मी पापा, हम उस एज में है ना जहां पे हमारे साथ प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हम अपने गोल को भी चेस करना चाहते हैं और अपनों को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं होता है। अपने गोल को चेस करते करते एक तो टाइम नहीं मिलता, और जिनको टाइम देना है उनको दे नहीं सकते। तो प्रॉब्लम यह होता है कि हम हर एक से छूटते जा रहे हैं, और दर्द यह है कि हम अकेले पड़ते जा रहे हैं। सही है ना? फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज योर गोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड यू नीड टू लर्न टू लेट गो एवरी अदर थिंग। सब वापस आ जाएगा, मालूम है? सब वापस आ जाएगा। जिस दिन तू सक्सेसफुल रहेगा ना, तेरे दोस्त भी वापस आ जाएंगे, परिवार भी वापस आ जाएगा, सब वापस आ जाएगा। बराबर है? लेकिन अगर आज तू लॉस्ट हो गया तो वैसी तू लॉस्ट है और वैसी लॉस्ट हो जाएगा। सो यू नीड टू लेट गो। आज अगर कोई जाना चाह रहा है, बिंदास उसे जाने दो। यस, मतलब कई बार आपके एज में स्पेसिफिकली ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं और कोई जाने की इच्छा रख रहा है, तुम जबरदस्ती उसको होल्ड ऑन करके बैठे हुए हो। जाने दो, जिसको आना है जाने दो, सब वापस आता है। और अगर मान लो इस चीज के बावजूद भी द अदर योर पार्टनर, इफ ही कुड नॉट अंडरस्टैंड योर गोल्स वेरी प्रिसाइजली, देन इट्स बेटर दैट ही शुड गो। अंडरस्टैंड, एक बात बहुत अच्छी कहता हूं, मैंने अप्लाई किया इसलिए आपको आपके साथ शेयर कर सकता हूं। सी, आई कुड बिकेम व्हाट आई एम और शी कुड बिकेम व्हाट शी इज only when we respected our mutual goals। अगर आपने देखा होगा, आप सब मेरे को अभी से नहीं जानते, बहुत पहले से जानते हैं, ठीक है? यू हैव ऑलवेज सीन मी वर्कहॉलिक टेकिंग द लेक्चर्स, एंड मेनी टाइम इट माइट हैव स्ट्राइक्ड यू। टाइम का क्या होता है? टाइम तो दे नहीं पाते, फिर कैसे मैनेज होता है? अंडरस्टैंड, फर्स्ट यू शुड बी वेरी क्लियर दैट आई एम वर्कहॉलिक और नॉट, पहला पॉइंट। और दूसरा, यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट योर गोल्स। आप सामने वाले को अपने गोल्स बताओ। सामने वाले के साथ अगर आपके गोल्स मैच करते हैं तो ही ये चीज लॉन्ग टर्म वर्क करनी है, नहीं तो वर्क नहीं करनी। पॉइंट नंबर 1, यू फर्स्ट रिस्पेक्ट म्यूचुअली बिफोर यू डू एनीथिंग एल्स। एंड देन दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो क्या करो मालूम है? तुम क्लियर कट उस चीज के लिए ना रेडी रहो कि भाई ये चीज हो सकती है, ये ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। हमारे को भी कंप्लेंट आती है, ऐसा नहीं है, मेरे को भी आती है, यू डोंट गिव टाइम एटसेट्रा एटसेट्रा। But I have made my intentions very clear that I am workaholic and I like to work. And the most important thing is, she or he, as the case may be, they must also respect this particular thing. Yes, तब जाकर के चीजें वर्कआउट होगी। अदरवाइज इट्स ओके, लेट देम गो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे तुम्हारा रिलेशन कितना ही लंबा क्यों ना हो। इतना तो कंफर्म पक्का है, यहां पे जितने बैठे हैं, मेरे से ज्यादा तो लॉन्ग डिस्टेंस तुम्हारा कभी नहीं रहा है। 7 years, मेरे 7 years रहा है लॉन्ग डिस्टेंस, जहां पे बात करना भी मुश्किल था फोन पे, फिर समहाउ मैनेज, ये वो बहुत सारी चीजें। बट वन थिंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, हमने कुछ चीजें लेजिट छोड़ी। मतलब फिर हम लोगों ने दिमाग नहीं लगाया, बाबू ने थाना थाया, क्योंकि एक दो बार ऐसा हुआ, मेरे बाबू ने थाना थाया,
अभी एवरी वन ऑफ यू नोज आई एम लिटिल रॉ, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ. सो मैंने उसको एक बार, मतलब ये एक दो बार हुआ, मैंने उसको अपफ्रंट बोला, मैं बोला सुन, तेरा बाबू इतने साल से खाना खा रहा था, खा रहा है, खा लेगा, वो इतना पतला ऐसे ही नहीं है. बाबू खाना खा लेगा. तुम पूछेगी या नहीं पूछेगी इससे बाबू खाना नहीं खाएगा ऐसा है क्या? तो बाबू खाना खा लेगा. ठीक है, तो ये थोड़ी सी मैच्योरिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी. ये बेवकूफी चीजें आपको नहीं करनी है. मेरे बाबू ने खाना खाया. अरे बाबू का तुम्हारे नहीं पूछ रहे थे जब तक कि उसकी माँ खिला नहीं रही थी क्या? तुम उसकी माँ लगे क्या कुछ? So yes, then coming to the topic, learn to let go. आते हैं alternate minimum tax. Please understand the topic. 2-3 पॉइंट बता रहा हूं, पहले क्विकली ग्रास्प कर लेना. अगर आपने ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम ली 115 BAC तो AMT एप्लीकेबल नहीं है. रजिस्टर लो, फटाफट लिखना चालू करो. रजिस्टर लो, फटाफट लिखना चालू करो. पॉइंट नंबर 1, इफ assessee opted for alternative tax scheme, if assessee opted for alternative tax scheme, if assessee opted for alternative tax scheme, AMT not applicable, AMT not applicable. बराबर है. चलिए, गिव द नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ AMT. एप्लीकेबिलिटी ऑफ AMT, दो पार्ट बनाओ. फर्म LLP, अदर्स. दो पार्ट बनाओ जल्दी से. फर्म LLP, अदर्स. फर्म और LLP के नीचे लिखो मैंडेटरी. फर्म LLP के नीचे लिखो मैंडेटरी. अदर्स के नीचे लिखो ओनली इफ अति एक्सीड 20 lakhs. ओनली इफ अति एक्सीड 20 lakhs. बराबर है. यानी फर्म LLP को बाय डिफॉल्ट में ये चैप्टर एप्लीकेबल ही है. ठीक है. रही बात इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, AJP की, तो उनको ये चैप्टर तभी एप्लीकेबल है व्हेन अति एक्सीड 20 lakhs, नहीं तो ये एप्लीकेबल ही नहीं है. ठीक है, ये हो गया दूसरा कंडीशन. कंडीशन नंबर 3, तीसरे पॉइंट लिखो. AMT is applicable only if assessee claimed any of the following. AMT is applicable only if assessee claimed any of the following. पहला, दूसरा और तीसरा. डन. चेक 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 चेक. अगर एसएससी ने 10AA क्लेम किया है, 10AA मतलब SEZ वाला, इस पे तो सनसेट लग गया, मतलब अपकमिंग एग्जाम में इस पे तो एटलीस्ट क्वेश्चन नहीं आएगा. 35 AD शॉर्ट क्वेश्चन इसी पे बनेगा. 35 AD डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A पार्ट C. डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A पार्ट C. अच्छा, पार्ट C बताइए. पार्ट C क्या था? 80 IA IB IC ID IE. इस पूरी लिस्ट में एक ही याद रखने लायक है, 80 QQB.
इस पूरी लिस्ट में एक ही याद रखने लायक है, क्यूक्यूबी। आपको बहुत शॉर्ट करके क्या समझ में आया पूरे गेम में? यू विल ऑलवेज हैव अ AMT क्वेश्चन मिक्स्ड विथ 35 AD, गेम ओवर। क्योंकि 10 पे लग गया सनसेट, लेट्स प्ले स्मार्टली, 10 पे लग गया सनसेट, चैप्टर 6 से पार्ट सी में तुमको सिर्फ क्यूक्यूबी बचा। एग्जामिनर हैज अ फुल स्कोप टू आस्क यू विथ 35 AD ओनली, बराबर। अब ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, ये 3 डिडक्शन आपने क्लेम किए हैं तो ही AMT लगता, नहीं तो AMT में कोई चेंज नहीं आता, आपका नॉर्मल इनकम बिकेम्स योर AMT इनकम, कहीं कोई चेंज नहीं आता। ये 3 डिडक्शन आपने क्लेम किए तो ही आपका टैक्सेबल प्रॉफिट बदलता है एज पर AMT। इसीलिए हमने कहा कि AMT एप्लीकेबल ही तभी है जब आपने एटलीस्ट ये 3 डिडक्शन क्लेम किए, ठीक है। AMT कब एप्लीकेबल है? 4th पॉइंट रजिस्टर में लिखिए, सेक्शन 115 JC, सेक्शन 115 JC। If 18.5% of adjusted total income exceed income tax payable, then adjusted total income is equal to total income. If 18.5% of adjusted total income, वापस से सुनिए, if 18.5% of adjusted total income अगर आपके इनकम टैक्स पेबल से ऊपर है तो आपको क्या करना है, आपका एडजस्टेड टोटल इनकम को ही टोटल इनकम मान लेना है। हा, क्या बात कही है, वापस बोलो। अगर आपका, बोलो, अगर आपका 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, स्टॉप, ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, स्टेप नंबर 1 यू नीड टू कैलकुलेट एडजस्टेड टोटल इनकम, उसका 18.5 को इनकम टैक्स पेबल के साथ चेक करना है। इफ 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम एक्सीड इनकम टैक्स पेबल तो एडजस्टेड टोटल इनकम को टोटल इनकम मान लेंगे। आए हाय, वापस से बोलो, इफ 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम एक्सीड इनकम टैक्स पेबल तो एडजस्टेड टोटल इनकम को टोटल इनकम मान लेंगे। नहीं, वापस एक बार बोलो, मधुर आवाज में, दिल की गलियारों से आवाज निकालो। हाँ, इफ 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम एक्सीड इनकम टैक्स पेबल तो आपका एडजस्टेड टोटल इनकम को ही हम टोटल इनकम मान लेंगे। यानी पहला सवाल जो आपके मन में आता है वो आने दो, पर पहले ये लिखो 9% इन केस ऑफ यूनिट इन IFSC। अगर आपका यूनिट, अगर आपका यूनिट कहां सिचुएटेड है, IFSC में, तो 18.5 की जगह आपने क्या लेना है, 9%। 18.5 की जगह आपने क्या लेना है, 9%। अगर आपका यूनिट कहां सिचुएटेड है, हाँ, क्लियर है मालिक? अच्छा, अब आपके सामने विचित्र किंतु सत्य प्रश्नों का निर्माण समक्ष उभर रहा है। एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालते हैं? अरे बड़ा सिंपल है, सबसे पहले टोटल इनकम लेने का एज पर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आपने अपनी टोटल इनकम निकाल ली। इसमें 3 चीजें जनाब, 3 चीजें ऐड कर दीजिए। कौन सी 3 चीजें? वही जिसके बिना ये चैप्टर अधूरा है, बोलो। डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A पार्ट C। ये तीनों को फिर से ऐड कर दें, इसमें से लेस करें डेप्रीसिएशन ऑन द असेट्स एक्वायर्ड अंडर सेक्शन 35 AD। ये बन गया आपका एडजस्टेड टोटल इनकम। तो आपकी टोटल इनकम पकड़ेंगे एज पर इनकम टैक्स, आपकी टोटल इनकम पकड़ेंगे एज पर इनकम टैक्स। मतलब जैसे आपने इनकम टैक्स निकाला वैसे आपकी टोटल इनकम निकालेंगे। इसमें 3 चीजें ऐड कर देंगे, 10AA 35 AD में जितना डिडक्शन आपने क्लेम किया, 35 AD में मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपने 35 AD में क्लेम किया,
35 AD ओनली टॉक्स अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 35 AD क्या है? स्पेसिफाइड बिजनेस, वो कोल्ड स्टोरेज, हॉस्पिटल विथ 100 सिंगल बेड, वो वाला, उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लेम किया, वो ऐड बैक कर देना। आपने चैप्टर 6 से पार्ट सी का जो डिडक्शन क्लेम किया वो ऐड बैक कर देना। आपके केस में 80 क्यूक्यू भी ओनली, बराबर, ये तीनों ऐड कर देना। लॉजिकली आपको क्वेश्चन सिर्फ 35 AD पे ही आने वाला है, तुम खुद भी समझ सकते हो। इसमें से स्टॉप याद करके बताओ तो आपका एडजस्टेड टोटल इनकम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर मैंने असेट का डिडक्शन 35 AD में लिया तो डिप्रीसिएशन मिलता, अगर मैंने डिडक्शन 35 AD में लिया डिप्रीसिएशन मिलता। अब 35 AD को आप ऐड बैक कर रहे हैं मतलब डिडक्शन नहीं दे रहे, तो डिडक्शन लेस करेंगे या नहीं, डिप्रीसिएशन लेस करेंगे नहीं करेंगे, इसलिए डिप्रीसिएशन लेस किया। अज्यूमिंग कि 35 AD नहीं ले रहे, अज्यूमिंग 35 AD नहीं ले रहे, तो एटीआई कैसे निकालते? टोटल इनकम एज पर, जल्दी बोलो, टोटल इनकम एज पर, टोटल इनकम एज पर कितनी चीजें ऐड बैक करोगे? कौन सी 3 चीजें ऐड बैक करोगे? 10AA 35 AD चैप्टर 6 से पार्ट सी, 80C to 80U वाले नहीं, पार्ट सी, क्लियर है? इनमें से एक चीज लेस करना, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्यों लेस कर रहे हैं? क्या अज्यूम करके? क्योंकि 35 AD का बेनिफिट मिला नहीं, तो उससे रिलेटेड डेप्रीसिएशन माइनस कर रहे हैं। कल का ये बनेगा एटीआई। एटीआई का कितना परसेंट लेना? 18.5%। उसको किससे कंपेयर करना? इनकम टैक्स पेएबल से। अगर 18.5% ऑफ इनकम टैक्स पेएबल इज एक्सीडिंग income tax payable, if 18.5% of adjusted total income exceed, if 18.5% of adjusted total income exceed income tax payable, तो अति आपका क्या माना जाएगा? हाँ, तो अति को टोटल इनकम मान लो। तकलीफ क्या है? टैक्स रेट इज द तकलीफ। अगर आपका अति टोटल इनकम बन गया, अगर क्या बोला बेटा मैंने? अगर आपका अति, अगर आपका अति टोटल इनकम बन गया, तो इस पे टैक्स रेट किस परसेंट से होगा? टैक्स रेट इज ऑल्सो 18.5%। टैक्स रेट इज ऑल्सो 18.5% प्लस सुर एज मे बी एप्लीकेबल प्लस HEC एज मे बी एप्लीकेबल। ये आएगा आपका AMT पेएबल, ये आएगा आपका AMT पेएबल। ये सुनो, चलो वापस से आओ। पूरा चैप्टर आपने आधा चैप्टर खत्म कर दिया, वापस से आइए। AMT कब एप्लीकेबल है? पहली बात, AMT कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है। AMT कब एप्लीकेबल है? इन तीनों में से कोई डिडक्शन लिया तो। स्टॉप। सपोज असेसी ने इन तीनों में से कोई डिडक्शन लिया ही नहीं, आपके चैप्टर काम का ही नहीं, क्योंकि एटीआई निकालने के लिए पहले इन तीन को ऐड करना पड़ता। अब तीनों में से कोई नहीं लिया तो आपका इनकम टैक्स का टोटल इनकम ही आपका इनकम है, फिर वही आपका टैक्स पेबल है कल का। तो इन तीनों में से अगर कोई डिडक्शन लिया है तो ही काम का आएगा। क्वेश्चन आपको 35 AD पे ही आ सकता, बचे हुए तो जा चुकी है। यस, तो चलो वापस से आते हैं। 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम अगर इनकम टैक्स पेबल से ऊपर है तो एडजस्टेड टोटल को टोटल इनकम मान लेंगे। टोटल इनकम मान ले तो क्या हो जाएगा? टैक्स रेट 18.5% लग जाएगा, प्लस एप्लीकेबल सुर प्लस एप्लीकेबल सेस। क्लियर है? अच्छा, यही अगर यूनिट IFSC में है तो 18.5 की जगह कितना रिप्लेस कर देना? 9%। सॉर्टेड है? इधर पहला पॉइंट इनकम टैक्स पे। अच्छा, यानी कहना इसे यू आर पेइंग हायर ऑफ ईदर इनकम टैक्स और 18.5% ऑफ ATI। आप दोनों में से कोई भी एक जो हायर है वो पे कर रहे हो, या तो 18.5% ऑफ ATI या तो इनकम टैक्स पेएबल, दोनों में से जो हायर आप वो पे कर रहे हो। ये ATI का कैलकुलेशन। यस, अच्छा, ये जो ATI का कंप्यूटेशन आप करेंगे इसे CA से सर्टिफाई कराना होगा एंड इसकी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी एटलीस्ट 1 मंथ प्रायर टू द डेट ऑफ फाइलिंग ROI। अगर आपने 115 BSc ऑप्ट किया, ये चैप्टर एप्लीकेबल नहीं है। यस, अच्छा जी, अगर आप IFSC में सिचुएटेड है कितना परसेंट लेंगे बेटा? 9%। अमेंडमेंट 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 कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी अब क्या आ चुका है? 9%। अमेंडमेंट 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 कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी कितना आ चुका है? 9%।
ओ भाई साहब गलत देख रहे हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कितना आ चुका है 15%। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कितना आ चुका है 15%, यानी क्या मैं कह सकता हूं एएमटी के 3 रेट है 18.5%, आईएफएससी में है तो 9%, और सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 15%, 15% ऑफ एटीआई, 15% ऑफ एटीआई। ये सुनो, ये सॉर्टेड है। चलो एक बहुत भारी की चीज दिखाता, एएमटी क्रेडिट। बेटा ध्यान से सुनना, अगर आपका एएमटी पेबल इज हायर देन इनकम टैक्स पेबल, देयर अराइज एएमटी क्रेडिट। लेट मी टेल यू एन एग्जांपल। देख बेटे, सपोज कर ले तेरा इनकम टैक्स पेबल है 7 लाख, सपोज कर ले तेरा एएमटी पेबल है 9 लाख, तो तू एक्चुअली पे कितना करेगा? तो एक्चुअली पे कितना करेगा? 9 लाख विच एवर इज हायर। तू क्या पे करेगा? 9 लाख विच एवर इज हायर। इज योर एएमटी पेबल हायर देन इनकम टैक्स पेबल? तेरे पास एएमटी क्रेडिट आ गया 2 लाख, तेरे पास एएमटी क्रेडिट आ गया 2 लाख। यही कहता है जेडी 115 जेडी, यही कहता है जेडी 115 जेडी। क्लियर? सर साल था दूसरा 8 लाख 10 लाख, बोल एक्चुअली क्या पे करेगा? 10 लाख। अब तेरा क्रेडिट कितना? 4 लाख। 2 लाख पहले का, 2 लाख इस साल का। ओ ये हो गया ईयर 1, ये हो गया ईयर 2, ईयर 3 ये हो गया 5 लाख, ये हो गया 3 लाख। पे क्या करेगा? 5 लाख। अब तू बोलेगा, ध्यान से सुन, ये वाला एकदम क्रूशियल पॉइंट है चैप्टर समाप्ति की घोषणा। अब तू बोलेगा 5 लाख पे करना है, गवर्नमेंट के पास मेरा कितना क्रेडिट पड़ा है? 4 लाख, यानी डिफरेंस 1 लाख पे कर देता हूं। सरकार बोलेगी नहीं, तेरा मैक्सिमम 2 लाख तक के एडजस्ट हो सकता है। द डिफरेंस बिटवीन इनकम टैक्स पेबल एंड एएमटी पेबल। जब मैट क्रेडिट आया ऐसे था तो जाएगा भी ऐसे। यानी क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, व्हेन क्रेडिट विल बी यूज्ड, व्हेन क्रेडिट विल बी यूज्ड व्हेन इनकम टैक्स पेएबल एक्सीड, बोल बेटा, मैट पेएबल एंड ओनली टू द एक्सटेंट of excess amount। ओ या ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सेस अमाउंट, जितना एक्सेस अमाउंट है उतना ही, ज्यादा नहीं। जितना अमाउंट एक्सेस है उतना ही, ज्यादा नहीं। सर बचे हुए क्रेडिट का क्या करूं? कैरी फॉरवर्ड कितने साल? अप टू 15 असेसमेंट ईयर। सर 15 साल में भी नहीं हो पाया, तुमसे ना हो पाएगा। अगर 15 साल में भी तुमसे ना हो पाया तो तुमसे ना हो पाएगा। सिंपल है। तो फिर क्या करना? छोड़ देना, भगवान का नाम जपो। सब मुंह माया है, भगवान का नाम जपो। तो जल्दी से बोलो, एएमटी क्रेडिट बहुत भारी चैप्टर है ना। एएमटी अगर इनकम टैक्स पेबल से ऊपर गया, एएमटी क्रेडिट आ जाता। ये एएमटी क्रेडिट कब यूज करना? जब इनकम टैक्स एएमटी से ऊपर चले जाए। कितना एडजस्ट हो पाएगा? ओनली जितना एक्सेस है। बचे हुए क्रेडिट का क्या करूं? कैरी फॉरवर्ड कर दे। कितने साल कैरी फॉरवर्ड? 15 साल कर। 15 साल में भी नहीं हो पाया, तुझसे ना हो पाएगा, छोड़ देने का। क्लियर है? आ जाओ बेटा। इफ एएमटी एक्सीड नॉर्मल टैक्स पेबल, द एक्सेस इज कॉल्ड एज एएमटी क्रेडिट, can be carried forward for 15 assessment year. Credit shall be set off when regular tax is more than AMT, and credit shall be allowed to be set off when in the year when tax as per normal provision exceed AMT. बराबर है?
ये वाला पार्ट जो है ये फाइनल्स के अंदर में है, नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। और भाई साहब याद रखिएगा 115B AC ऑप्ट कर लिया तो ये चैप्टर एप्लीकेबल नहीं है। और अगला सेक्शन आपसे ये कह रहा है ये 3 डिडक्शन लोगे तो ही चैप्टर एप्लीकेबल है, और AMT उन लोगों पे एप्लीकेबल नहीं है, इंडिविजुअल HUF, AOP, BY, AJP पे, जब तक कि उनका एडजस्टेड टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 20 लाख। क्लियर है? डन। और इसी के साथ आपका कंटेंट वाला पार्ट खत्म। टुडे इज लेक्चर नंबर 30। एज सेट 25 से 30 में आपका कंटेंट वाला पार्ट बिल्कुल आराम से कंप्लीट हो सकता है, लेकिन मैं ये फास्ट ट्रैक यहां कंक्लूड नहीं कर रहा हूं। कल हमें ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम पढ़ना है और कल से ही हमें टोटल इनकम चालू करना है। मैंने आज भी आपको होमवर्क एक ही देना है, प्लीज सारे चैप्टर्स पढ़ के रहो। डन है बेटा? बाय बोलो बच्चों।